दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक कहानी जिसका नाम है लेखक। चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह प्रवीण ने 20 दफा पहले से उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बिना चीनी और दूध के उसे पी गए। ये उनका रोज का नाश्ता था। महीनों से प्रवीण को मीठी चाय या दूधिया चाय नहीं मिली थी। अब दूध और चीनी उनके लिए जिंदगी की जो जरूरी चीजें हैं उसमें नहीं थे। घर में गए जरूर कि चलो पत्नी को जगाकर कुछ पैसे मांगे, पर उसे फटे हुए लिहाफ में सोता हुआ देखकर जगाने की ख्वाहिश नहीं हुई। सोचा कि शायद मारे सर्दी के बेचारी को रात भर नींद नहीं आई होगी, इस वक्त जाकर आंख लगी है, अब ऐसी कच्ची नींद में उठा देना तो ठीक नहीं था। तो उन्होंने चाय पीकर कलम दवात संभाली और किताब लिखने में डूब गए, जो उनके हिसाब से इस सदी की सबसे बड़ी रचना होने वाली थी, जिसका प्रकाशन उन्हें गुमनामी से निकालकर मशहूर कर देने वाला था। आधे घंटे के बाद पत्नी आंख मलती हुई आई और बोली, क्या तुम चाय पी चुके? प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चाय तो मैं पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी। पर दूध और शक्कर कहाँ से लाए? दूध और शक्कर तो कई दिन से नहीं है। मुझे आजकल ना सादी चाय पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और दूध और शक्कर मिलाने से उसका स्वाद यूं भी बिगड़ जाता है। और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि चाय हमेशा सादी पीनी चाहिए। पता तुम्हें, यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज ही नहीं है। ये तो हमारे यहाँ के जो मीठा पसंद लोग हैं, इन लोगों की इजाद है कि इन्होंने चाय में डाली है ये सब मिठास और दूध वगैरह। पता नहीं तुम्हें चाय कैसे अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे जगाया क्यों नहीं? पैसे तो रखे थे यहाँ पे। प्रवीण ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वापस लिखने लगे। लिखने की बीमारी उन्हें जवानी में ही लग गई थी और आज 20 साल से वो उसे पाले हुए थे। इस बीमारी में उनका जिस्म घुल गया था, उनकी सेहत घुल गई थी और 40 की अवस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था। पर यह बीमारी थी लिखने की कि जाती नहीं थी। सुबह सुबह सूरज निकलने से लेकर आधी रात तक वो लिटरेचर की पूजा करते रहते, पूरी दुनिया से मुंह मोड़े हुए अपने दिल के फूल लिटरेचर की तरफ उड़ाते रहते। पर भारत में सरस्वती की उपासना लक्ष्मी की अभक्ति मानी जाती है। मन तो एक ही था, दोनों देवियों को एक साथ कैसे खुश करते, दोनों के वरदान का पात्र आखिर कैसे बनते। और लक्ष्मी की ये अकृपा सिर्फ पैसे के कमी के रूप में नहीं होती है, और उसकी सबसे बेरहम मार ये होती है कि उन्हें तो अब ये लगने लगा था कि उनकी रचनाओं में कोई सार, कोई प्रतिभा नहीं है। और ये भावना बहुत ही हृदय को चीर देने वाली थी। ये दुर्लभ मानव जीवन यूं ही नष्ट हो गया। ये तस्कीन भी नहीं कि संसार ने चाहे उसका सम्मान न किया हो, पर उनकी जीवन कृति इतनी तुच्छ नहीं। जिंदगी की जरूरतें घटते घटते सन्यास की सीमा को पार कर चुकी थी। हाँ, अगर किसी बात की खुशी थी तो वो उनकी पत्नी। उनकी पत्नी त्याग में, कुर्बानियों में उनसे भी 2 कदम आगे थी। सुमित्रा इस दशा में भी खुश रहती थी। प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई हवा होती है ना, वो उन्हें बाहर की ठोकरों से बचाती रहती थी। अपने भाग्य का रोना तो दूर की बात, इस देवी ने कभी माथे पर बल भी नहीं पड़ने दिया। तो खैर, सुमित्रा ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, जब पता ही है कि इस तरह जान देने से कोई फायदा नहीं है, तो क्यों इतनी मेहनत करते हो? प्रवीण ने बिना अपना सर उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा, लिखने में कम से कम ये खुशी तो है कि मैं कुछ कर रहा हूं। सैर करने से मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं। ये अच्छा, तो ये जो इतने पढ़े लिखे लोग रोज सुबह हवा खाने के लिए निकलते हैं, ये वक्त बर्बाद करते हैं? हाँ, मगर इनमें ज़्यादातर लोग वही हैं जिनके सैर करने से इनकी आमदनी में कोई कमी नहीं होती। ज़्यादातर तो सरकारी नौकर हैं जिनको महीने की सैलरी मिलती है, या तो ये ऐसे पेशे के लोग हैं जिनका लोग सम्मान करते हैं। अब मैं तो मिल का मजदूर हूँ। तुमने किसी मजदूर को हवा खाते देखा है? उन्हीं को हवा खाने की भी ज़रूरत है। जिनको रोटियों के लाले पड़े हैं वो हवा खाने नहीं जाते। और फिर अच्छी सेहत और बड़ी ज़िंदगी की ज़रूरत तो उन लोगों को है जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, जायका है। मेरे लिए तो ये ज़िंदगी एक बोझ है, और इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रखने की मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश है नहीं। सुमित्रा निराशा में डूबे हुए शब्द सुनकर आंखों में आंसू भरकर अंदर चली गई। उसका दिल कहता था कि इस तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन फैलेगी, चाहे लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, चाहे गरीबी रहे, लेकिन
एक दिन ये मशहूर होगा। लेकिन प्रवीण महोदय अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां से कोई भी एक रोशनी की लकीर नहीं दिखाई देती थी। खैर, कुछ दिनों के बाद शहर के एक रईस के यहाँ कोई प्रोग्राम था। उसने प्रवीण को भी बुलाया था। आज प्रवीण का मन आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा था। सारे दिन वो इसी कल्पना में मग्न रहे, राजा साहब किन शब्दों में उनका स्वागत करेंगे और वो किन शब्दों में उनको धन्यवाद देंगे, और किस तरह से कौन कौन सी बातें होंगी, और वहाँ किस तरह के बड़े बड़े वीआईपी से उनका इंट्रोडक्शन होगा। सारे दिन वो इन्हीं कल्पनाओं का आनंद उठाते रहे। इस मौके के लिए उन्होंने एक कविता भी रची जिसमें उन्होंने जिंदगी को एक बाग की तरह बताया। अपनी सारी धारणाओं को आज उन्होंने दरकिनार कर दिया, क्योंकि रईसों के मनोभाव को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। दोपहर ही से उन्होंने तैयारियां शुरू की। शेव बनाया, साबुन से नहाए, सिर में तेल डाला। मुश्किल मगर कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक नई अचकन बनवाई थी। अब तो उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। जैसे जरा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें जुकाम हो, सरदर्द हो जाता था, उसी तरह वो अचकन भी नाजुक मिजाज थी। अब उसे निकाला और झाड़ पोंछ कर रखा। सुमित्रा ने कहा, तुम्हें मना कर देना चाहिए था। अरे लिख देते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब इन फटे हाल कपड़ों में जाना तो और भी बुरा लगेगा। प्रवीण ने जरा फिलोसॉफिकल अंदाज में कहा, जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दी है वो आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण और चरित्र देखते हैं। आखिर कुछ तो बात है कि राजा साहब ने मुझे बुलाया। मैं कोई बड़ा ओहदेदार तो हूं नहीं, जमींदार नहीं हूं, जागीरदार नहीं हूं, ठेकेदार नहीं हूं, सिर्फ एक बहुत ही जनरल सा राइटर हूं। और राइटर को उसकी कमाई तो उसकी राइटिंग होती है। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूं, मैं ठीक हूं। सुमित्रा ने उनकी मासूमियत पर दया करते हुए कहा, तुम अपनी कल्पनाओं के संसार में रहते हो, इस पूरी दुनिया से अलग हो गए हो। मैं कहती हूं, राजा साहब के यहां जब लोगों की निगाह कपड़ों पर होगी तो सरलता तो चलो ठीक है, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि आदमी फूहड़ बन जाए। प्रवीण को इस कथन में कुछ सार जान पड़ा। उसने इंटेलेक्चुअल्स की तरह उन्हें भी अपनी भूल को स्वीकार करने में कोई विलंब नहीं होता था। बोले, हाँ तो ये तो मैं समझता हूं, लेकिन चलो मैं दीपक जलने के बाद जाऊंगा। मैं तो कहती हूं जाओ ही क्यों, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अरे भाई, हर इंसान के मन में कुछ इज्जत की भूख होती है। अब तुम पूछो कि ये क्यों होती है? इसीलिए कि ये हमारे आत्मविश्वास की एक मंजिल है। हम उस महान भगवान का हिस्सा हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंश के पूर्ण के गुणों का होना लाजमी है। हमारे अंदर भी वही एक भूख है कि हमें लोग सम्मान करें। इसीलिए कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की और हमारी स्वाभाविक रुचि है इसमें। मैं इस लालच को कोई बुरा नहीं समझता हूं। सुमित्रा ने कहा, अब कौन फर्जी बहस करे। उसने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई इंतजाम करते हुए आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही आना और रह गया है, और जिनसे लिया है उन्हें देने की नौबत नहीं आई है। मुझे तो अब कोई समझ में नहीं आता करें क्या। प्रवीण ने एक पल के लिए कहा, 2 पत्रिकाओं में मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं, शायद कल तक आ ही जाएं, और अगर कल भूखा ही रहना पड़ा तो क्या चिंता। हमारा धर्म है काम करना, हम काम करते हैं और तन मन से करते हैं। अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो इसमें कोई मेरी गलती तो नहीं है। अरे मर ही तो जाऊंगा, हमारे जैसे लाखों आदमी रोजाना मरते हैं। संसार का काम वैसा का वैसा चलता रहता है। फिर इसमें क्या गम कि हम भूखे मर जाएंगे। अरे मौत कोई डरने की चीज है। मैं तो भाई कबीर पंथियों का कायल हूं जो अर्थी को गाते बजाते ले जाते हैं। मैं इससे नहीं डरता। तुम ही कहो, मैं जो कहता हूं क्या इससे ज्यादा तुम लगता है कि कुछ मेरी शक्ति से बाहर है या नहीं? अरे सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग दिल लगी कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं। मेरे लिए तो वो सब हराम है। यहाँ तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। होली के दिन भी मैंने कोई नाच गाना नहीं किया। अरे बीमार भी होता हूँ तो लिखने की फिक्र सर पर सवार रहती। सोचो तुम बीमार थी, मैं वैद्य जी के यहाँ भी जाने का समय नहीं निकाल पाया। अगर दुनिया नहीं करती कदर तो ना करे। इसमें दुनिया का ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। अरे दीपक का काम है जलना, मैं जल रहा हूँ, मेरी रोशनी फैल रही है और उसके सामने कोई ओट है तो इससे मुझे क्या फर्क है भाई। मैं तो अपना काम करता रहूंगा। मेरा भी ऐसा कौन मित्र परिचित है या कोई रिश्तेदार है जिसका मैं आभारी नहीं। यहां तक कि अब घर से निकलते शर्म आती है। संतोष है कि लोग मुझे बदनीत नहीं समझते। वो मेरी कुछ मदद ना कर सकें पर उन्हें मुझसे हमदर्दी है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफी है। आज वो मौका तो आया कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया।
फिर अचानक उन पर एक नशा सा छा गया। गर्व से बोले, नहीं, मैं अब रात को भी नहीं जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है, उस पर पर्दा क्यों डालना, मैं दिन में ही जाऊंगा। जिसे रईस और राजे आमंत्रित करें वो कोई ऐसा वैसा आदमी थोड़ी होगा भाई, मैं क्यों छुपाऊं अपनी गरीबी, क्यों जाऊं रात में। राजा साहब कोई बहुत साधारण आदमी नहीं है, वो शहर के हैं ही नहीं, अरे भारत के बहुत बड़े रईसों में से हैं। अब अगर कोई मुझे नीचा समझे तो वो खुद नीचा है। चलिए साहब। इसी जोश जोश में वो पूरे घर में टहलते रहे और फिर शाम का वक्त हो गया। प्रवीण जी ने अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और बहुत ही बेढंगी से टोपी पहनी और घर से निकले। ख्वामखा बांगड़ू चक्के से मालूम होते थे। डील डॉल और चेहरे मोहरे के आदमी होते तो इस ठाठ में भी एक शान होती। उनके अंग अंग से गर्व टपक रहा था। यूं घर से निकलकर वो दुकानदारों से आंखें चुराते थे, गलियों से होकर जाते थे कि कोई देख ना ले, कोई उधार ना मांग ले। पर आज वो गर्दन उठाए और सबके सामने से जा रहे हैं। आज वो उनके तकाजों को कोई जवाब देने के लायक नहीं समझ रहे थे। पर शाम का वक्त है, सारे दुकानदार और सारे ग्राहक दुकानों पर हैं, कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा था। जिस रकम को वो अपनी हीन अवस्था में दुर्विचार समझते थे, वो दुकानदारों की निगाह में इतनी जोखिम नहीं थी कि एक जाने पहचाने आदमी को सरे बाजार टोकते, खासकर जब वो किसी से मिलने जाते हुए लग रहे थे। प्रवीण ने एक बार सारे बाजार का चक्कर लगाया, पर जी नहीं भरा तो दूसरा चक्कर भी लगाया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब वो खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज जी बिसाती का कारोबार करते थे। बहुत दिन हुए प्रवीण उस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक उसके पैसे नहीं दिए थे। प्रवीण को देखकर बोले, माशा जी, अभी तक छतरी के दाम नहीं मिले। ऐसे 10-20 ग्राहक मिल जाएं तो दिवाला ही निकल जाए हमारा। अरे अब तो बहुत दिन हो गए। प्रवीण की बाँछें खिल गई, दिली मुराद पूरी हुई। बोले, मैं भूला नहीं हूं हाफिज जी, इन दिनों काम इतना ज़्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल था, रुपए तो हाथ नहीं आते नहीं है। पर आपकी दुआ से कदरशिनासों की कमी नहीं है इस शहर में। 2-4 आदमी घर ही रहते हैं। इस वक्त भी राजा साहब, वो जो नुक्कड़ पे बंगले वाले हैं, उन्हें क्या जा रहा हूँ, दावत है। अब रोज़ ऐसे कोई ना कोई मौका आता ही रहता है। तो हाफिज समद जरा असर में आ गए। बोले, अच्छा, आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? बोले, हाँ खैर ठीक भी है, अब आप जैसे बाकमाल लोगों की कद्र रईसी कर सकते हैं और कौन करेगा। सुभान अल्लाह, आप इस ज़माने में अकेले हैं, अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो गरीबों को ना भूल जाइएगा भाई। हाँ राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर पूछना ही क्या। अरे भाई, उनकी तो 2.5-3 लाख की सालाना आमदनी है। प्रवीण को 2.5-3 लाख कुछ छोटी अमाउंट लगा। ज़बानी जमा खर्च है तो 10-20 लाख कहने में क्या नुकसान है। बोले, 2.5-3 लाख? हाँ, ये तो आप उन्हें गालियां दे रहे हैं। उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं है। एक साहब का अंदाज़ा तो 20 लाख का है। इलाका है, मकानात हैं, दुकानें हैं, ठीका है, अमानती रुपए हैं, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज जी ने कहा, अब ये तो दुकान ही आपकी है जनाब, बस इतनी ही अर्ज है। अरे मुरादी, ज़रा 2 पैसे के अच्छे से पान बना ला, आपके लिए, प्रवीण जी के लिए। आइए प्रवीण जी, 2 मिनट बैठिए, कोई चीज़ पसंद हो तो दिखाओ, अब आपसे तो घर का वास्ता है। प्रवीण ने पान खाते हुए कहा, भाई देखिए, इस वक्त तो मुझे माफ़ करिए, वहाँ देर हो गई, लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हो गए, फिर कभी हाजिर हो जाऊँगा। यहाँ से उठकर वो एक कपड़े वाले की दुकान के सामने रुके। मनोहर दास नाम था। इन्हें खड़ा देखकर उसने भी इनकी तरफ देखा। उसे लगा था कि ये शायद शहर में ही नहीं है। इन्हें देखकर अचानक से उसने आवाज़ दी, अरे प्रवीण जी, अरे आपने तो बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। अरे कई बार मैंने मैसेज भिजवाया आपके घर पर, लेकिन आपका कुछ पता ही नहीं चला। मुनीम जी, ज़रा देखिए इनके नाम पर क्या क्या है। आम दिनों में जब कोई इस तरह की बात करता था तो प्रवीण की जान सूख जाती थी, पर आज वो इस तरह खड़े थे जैसे उन्होंने कोई कवच पहन लिया हो, जिस पर किसी हथियार से कोई हमला नहीं हो सकता। बोले, हाँ ठीक है, ज़रा इन राजा साहब के यहाँ से लौट आऊँ तो फिर आराम से बैठता हूँ सुकून से। अब इस समय मैं बहुत जल्दी में हूँ। राजा साहब पर मनोहर दास के कई हज़ार रुपए आते थे। जाहिर है वो उनका दामन नहीं छोड़ता था, 1 के 3 वसूल करता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन याद रखिए कि राजा साहब तो एक ही दिन के हैं, हम तो 12 महीनों के हैं। और भाई साहब, कुछ कपड़े दरकार हो तो ले जाइए, और मौका हो तो राजा साहब के खजांची से कहिएगा कि अब पुराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा है, मतलब अब तो कुछ सफाई हो जाए। हम भी ऐसा कौन सा नफ़ा लेते हैं कि 2-2 साल हिसाब ही ना हो। प्रवीण ने कहा, भाई इस समय तो देखो पान वान रहने दो, देर हो जाएगी।
अब जब उनको मुझसे मिलने का इतना शौक़ है और वो मेरा इतना सम्मान करते हैं तो भाई मेरा भी तो ये फ़र्ज़ है कि मैं बिला वजह लेट ना करूं। और भाई हम तो देखिए सिर्फ इज़्ज़त के भूखे हैं, कोई दौलत के भूखे तो है नहीं। कोई अपना सम्मान करता है तो हम उसकी ग़ुलामी करते हैं। अब अगर कोई इसको किसी को अपनी रियासत का घमंड हो तो भाई वो तो मेरी जूती पर। हाँ, ये कहते हुए प्रवीण जी वहाँ से चल दिए। चलते चलते वो एक बड़े से बंगले के पास पहुँचे। ये राजा साहब का बंगला था। दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। वर्दी पोश दरबान दरवाजे पर खड़े थे। एक साहब जो थे वो मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। प्रवीण जी को देखकर वो ज़रा सा झिझके, फिर उन्हें सर से पांव तक देखकर बोले, आपके पास इनविटेशन कार्ड है? प्रवीण की जेब में इनविटेशन कार्ड था, पर इस भेदभाव पर उन्हें गुस्सा आ गया कि उनसे ही क्यों मांगा गया, औरों से भी तो मांगा जाए। बोले, जी नहीं, मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, और अगर आप दूसरे लोगों से मांगते हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ, वरना आपका सिर्फ मुझसे मांगना ये मैं अपनी बेइज्जती समझ रहा हूँ। और हाँ सुनिए, आप राजा साहब से कह दीजिएगा कि प्रवीण जी आए थे और दरवाजे से लौट गए। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे साहब सुनिए तो, अरे मैं आपको जानता नहीं हूँ ना भाई। देखिए, बेअदबी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप ही जैसे लोगों से तो महफिल की रौनक होती है भाई। आइए आइए, आप अंदर आइए प्लीज़। प्रवीण अंदर पहुँचे तो देखा एक बहुत बड़ी महफिल सजी हुई थी। बिजली के कुमकुमों से अपनी रोशनी हो रही थी। बीच में एक हौज़ था। हौज़ में संगमरमर की परी थी। परी के सर पर फव्वारा था। फव्वारे की रंगीन फुहारें कुमकुमों से रंजित होकर ऐसी लगती थीं जैसे इंद्रधनुष पिघल कर ऊपर से बह रहा है। हौज़ के चारों तरफ मेज़ें लगी थी। मेज़ पे बहुत तरह तरह के खाने थे और साथ ही साथ उस पर बहुत सारे गुलदस्ते भी सजे थे और उसके इर्द गिर्द तमाम बड़े लोग थे। प्रवीण को देखते ही राजा साहब ने स्वागत किया। आइए 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 भाई, आइए प्रवीण जी भाई। आपकी हंस में इस बार जो आपका लेख आया है इस बार, अरे भाई पढ़ के दिल फड़क उठा भाई। मैं तो चकित ही हो गया। अब देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे शहर में ऐसे ऐसे नगीने भरे हुए हैं। फिर वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनसे उनका परिचय देने लगे। अरे भाई, आप लोगों ने ये प्रवीण साहब हैं, इनका नाम सुना आप लोगों ने? क्या बोलते हैं भाई, ये क्या लिखते हैं, क्या माधुर्य है, क्या ओज है, क्या भाव है, क्या जबान है, क्या सूझ है, क्या चमत्कार है, क्या फ्लो है इनकी राइटिंग का। वाह वाह, मेरी तो जैसे आत्मा इनको पढ़ते ही मैं नृत्य करने लगता हूँ साहब। राजा साहब ने कुछ ज़्यादा ही बड़ाई कर दी। तो एक सज्जन जो अंग्रेजी सूट में थे, हिंदुस्तानी थे लेकिन अंग्रेजी सूट बूट में थे और ऐसा लगता था कि वो अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े जानकार हैं, उन्होंने प्रवीण को एक ऐसी निगाह में देखा जैसे उन्हें लगा हो कि चिड़िया घर का कोई जानवर हो। बोले, आपने प्रवीण जी अंग्रेज़ी के कवियों को भी पढ़ा है क्या? कुछ बायरन, शेली, कीट्स वगैरह? प्रवीण ने थोड़ी रुखाई से जवाब दिया, हाँ देखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो आप इन राइटर्स, इन पोइट्स की रचनाओं का हिंदी अनुवाद क्यों नहीं करते भाई? थोड़ी हिंदी भाषा की भी सेवा हो। प्रवीण अपने को बायरन, शेली वगैरह से थोड़ा कम थोड़ी समझते थे। वो अंग्रेज़ी के कवि थे। उनकी भाषा शैली, जो लिखने का तरीका था वो अंग्रेज़ी के हिसाब से था। उनका अनुवाद करना इनको लगता था कि ये सब बहुत इज्जत की बात नहीं है। थोड़ा नाराज़ से हुए और फिर बोले, हाँ हमारे यहाँ आप दर्शन का भी इतना अभाव नहीं है कि हम विदेशी कवियों से भीख मांगे। मेरा ख्याल है कि कम से कम इस मामले में भारत अब भी वेस्ट को बहुत कुछ सिखा सकता है। अब क्योंकि ये एक फिजूल बात थी तो वो अंग्रेज़ी के जो भक्त साहब थे उन्होंने प्रवीण को पागल समझा। राजा साहब ने प्रवीण को ऐसी आंखों से देखा जैसे कह रहे हों, अरे ज़रा मौका महल देख के बात किया करो। फिर बोले, नहीं नहीं प्रवीण साहब, खैर अंग्रेज़ी साहित्य का भी क्या कहना भाई, कविता में तो अंग्रेज़ी साहित्य का कोई जोड़ ही नहीं है। हाँ, अंग्रेज़ी के भक्त महाशय ने प्रवीण को सीना फुला के देखा और बोले, मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान के जो कवि हैं उन्होंने अभी तक कविता का अर्थ ठीक से समझा नहीं है। अभी तक वो उसी में मिलने पे, बिछड़ने पर, वही गुलो बुलबुल पे कविताएं लिख रहे हैं। प्रवीण का दिमाग ख़राब हो गया। उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बोला, भाई मेरा ख्याल है कि शायद आपने मौजूदा पोइट्स को पढ़ा नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपका उठना बैठना अच्छे शायरों के साथ ना हो। राजा साहब ने अब प्रवीण को ज़बान बंद करने का इशारा दिया। बोले, अरे आप मिस्टर परांजपे हैं प्रवीण जी, आपके जो लेख हैं वो बड़े बड़े अंग्रेज़ी अखबारों में छपते हैं और बहुत इज्जत से देखे जाते हैं। वो कहना ये चाहते थे कि अब आप मत बहकिए, चुप हो जाइए। प्रवीण समझ गए। परांजपे के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। अंग्रेज़ों जैसी वेशभूषा और ज़बान का ये भक्त
द्रोही होकर भी इतना सम्मान पा रहा था, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर क्या करते। तभी उसी भेष के एक दूसरे सज्जन आए। राजा साहब ने तपाक से उनका भी अभिवादन किया और बोले, आइए आइए डॉक्टर चड्ढा, कैसे मिजाज हैं। डॉक्टर साहब ने राजा साहब से हाथ मिलाया और प्रवीण की तरफ जिज्ञासा भरी आंखों से पूछा, आपकी तारीफ। राजा साहब ने प्रवीण का परिचय दिया। ये प्रवीण है, भाषा के अच्छे कवि और लेखक हैं। इस बार राजा साहब ने बस इतना ही कहा। डॉक्टर साहब ने खास अंदाज में कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, कवि हैं। और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। फिर उसी भेष में एक और साहब आए। ये नामी बैरिस्टर थे। राजा साहब ने उनसे भी प्रवीण का परिचय कराया। उन्होंने भी उसी अंदाज में कहा, ओह कवि हैं। और आगे बढ़ गए। यही अभिनय कई बार हुआ और हर बार प्रवीण को यही दाद मिलती, अच्छा हाँ कवि हैं। ये वाक्य हर बार प्रवीण के दिल पर एक नई चोट पहुंचाता था। उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि तुम कवि हो, तुम अपना ख्याली पुलाव पकाते हो, पकाओ। यहां क्यों आए हो और तुम्हारा इतना साहस, इतनी हिम्मत कि तुम इस जैसी महफिल में आओ। प्रवीण मन ही मन अपने ऊपर झुंझला रहे थे। उन्होंने तो इनविटेशन पाकर अपने आप को धन्य माना था, मगर यहां तो उनकी जितनी बेइज्जती हो रही थी, उन्हें लग रहा था कि इससे अच्छा तो वो अपने घर में बैठे रहते। उन्होंने अपने मन को धिक्कारा। अरे अब आंख खुली, तुम कितने सम्मान के पात्र हो। तुम इस स्वार्थमयी संसार में किसी के काम नहीं आ सकते। वकील, बैरिस्टर तुम्हारा सम्मान क्यों करें? तुम उनके मुवक्किल नहीं हो सकते हो। डॉक्टर या हकीम तुम्हारा सम्मान क्यों करें? तुम लिखने के लिए बने हो, लिखे जाओ बस, और संसार में तुम्हारा और कोई काम नहीं है। तभी लोगों में अचानक हलचल मच गई। आज के चीफ गेस्ट का आगमन हुआ। ये साहब हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। इसी मौके पर यह जलसा हो रहा था। राजा साहब ने लपक कर हाथ मिलाया और आकर प्रवीण जी से बोले, सुनिए प्रवीण जी, आप अपनी लिखी कोई कविता लाए होंगे, वो सुना दीजिए फौरन जज साहब की सम्मान में। प्रवीण ने कहा, राजा साहब मैंने कोई कविता तो नहीं लिखी। क्या? अरे गजब कर दिया आपने। अरे अच्छा चलिए ऐसा कीजिए, कुछ फटाफट कुछ लिख डालिए अभी। अरे 2-4 लाइन हो जाए बस, ऐसे मौके पर एक कविता तो होनी चाहिए ना। प्रवीण बोले, नहीं मैं इतनी जल्दी तो कुछ नहीं लिख पाऊंगा। अरे नहीं लिख पाऊंगा मतलब? तो मैंने बेकार ही आपका इतने सारे लोगों से इंट्रोडक्शन कराया। कमाल है। अच्छा सुनिए, किसी पुराने राइटर की कोई चीज सुना दीजिए, यहां कौन जानता है, सुना दीजिए किसी का कुछ लिखा हुआ। नहीं राजा साहब मुझे माफ कीजिए, मैं भाट नहीं हूं, मैं किसी और का लिखा हुआ अपने नाम से नहीं सुना सकता, मुझे माफ करें। ये कहते हुए प्रवीण जी तुरंत वहां से चल दिए। घर पहुंचे तो उनका चेहरा खिला हुआ था। सुमित्रा ने उन्हें देखा और पूछा, अरे आ गए इतनी जल्दी? क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? प्रवीण जी ने कहा, बस इसलिए कि वहां मेरी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, चेहरा तो बहुत खिला हुआ है, ऐसा लगता है खूब सम्मान हुआ है। हाँ सम्मान तो हुआ है, लेकिन जैसी उम्मीद नहीं थी वैसा हुआ। और ये कहते हुए प्रवीण जी वापस अपनी कुर्सी पर बैठे, मेज ठीक की और फिर से लिखने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।